सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का भारत के विदेश संबंध का पार्ट 2। और आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं भारत के साथ पाकिस्तान का संबंध, बांग्लादेश का संबंध और भारत की परमाणु नीति के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे, यानी कि मेजर ऑफ द पार्ट हमने इस चैप्टर का वहाँ कवर कर लिया था। आज की क्लास काफ़ी छोटी क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की परमाणु नीति के बारे में समझेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर हमने चीन के साथ संबंधों के बारे में समझ लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो इस क्लास की एंड स्क्रीन में वो क्लास लगी हुई है। अगर आप वो चाहते हो वो पहले देखना तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और प्लेलिस्ट को देखकर सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सो आज की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से ऐसे संबंध हैं जिससे युद्ध बनाया हो गया और ऐसे कौन से संबंध हैं जिससे शांति स्थापित हुई, इन सभी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जब जैसे ही विभाजन हो गया तो विभाजन होने के साथ ही सबसे पहला जो मसला था पाकिस्तान और अब हिंदुस्तान के बीच में, वो था कश्मीर। यानी कि कश्मीर के ऊपर एक राजा का नियंत्रण था। अब वो राजा का जो नियंत्रण था, राजा बोध चंद्र सिंह, जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हो, तो उसमें क्या था कि राजा ने मना कर दिया था कि मैं किसी भी देश के संगठन में नहीं आ रहा। बट यहाँ पर जब पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि कश्मीर के अंदर भी सारे मुसलमान ही रहते हैं, तो क्यों ना इसको अपने अंडर में लिया जाए। तो जब पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर के ऊपर हमला करना शुरू करा तो कश्मीर का राजा डर गया और उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कॉल की और कहा हमें बचाइए। तो यहाँ पर जब सारे एग्रीमेंट होने के बाद, सारी बातचीत होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन लिया और इसके बदले, इसके कंसिडरेशन में उनसे ये आश्वासन लिया कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें कश्मीर रियासत को हमें देना पड़ेगा भारतीय संगठन के अंदर। उसने कहा ठीक है। जैसे ही भारतीय सेना वहां पर पहुंची तो कश्मीर के कुछ हिस्से तक पाकिस्तान की सेना कब्जा चुकी थी, बट हमने क्या किया कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, बट हम उनको पीछे भी नहीं धकेल पाए। तो वो हिस्सा आज POK के नाम से मशहूर होता है। तो कश्मीर का जो ऐसा मसला था, जो विभाजन के तुरंत बाद ही दोनों के बीच में एक युद्ध का मसला बन गया और ये मसला संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भी दोनों देशों के बीच सहयोगी संबंध कायम हुए। जैसे कि कुछ समय बाद जो विभाजन के समय में जो महिलाएं व बच्चे बिछड़ गए थे, उनका अपहरण हो गया था, उन्हें उनके परिवार के पास सुरक्षित पहुंचाने का काम दोनों ही देशों की सरकारों ने बड़े सूझबूझ और समझदारी के साथ किया। और इतना ही नहीं, विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि पर भी जनरल अय्यूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हमने जाने जिसमें हमें थोड़ा सहयोग के पॉइंट दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पहला मसला था हमारे पास कश्मीर का। कश्मीर के मसले के होने के बाद भी दोनों ही देशों ने, जो विभाजन के समय में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बिछड़ गई थी, उनको अपने पास, मतलब अपने देश तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से कार्य किया और दोनों ही देशों की सरकारों ने किए। इसके बाद दोनों ही देशों की सरकारों ने अपने बीच में एक तरह से मध्यस्थता बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए सिंधु जल संधि पर भी हस्ताक्षर किए जनरल अय्यूब खान ने। बट इसके बाद क्या हुआ वो जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, सिंधु जल संधि के बाद क्या हुआ, इसके बाद जम्मू कश्मीर में अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा हमला बोल दिया। अब आप खुद देखो, जैसे मान लीजिए हमारे हिंदुस्तान पे अगर कोई हमला करे तो हम जवाबी हमला कहाँ से करेंगे, उसी जगह से करेंगे। तो जैसे कश्मीर पर हमला बोला तो उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी को काफ़ी संवैधानिक नेता हम जानते हैं। कैसे? क्योंकि वो शांत स्वभाव के थे और हर एक कार्य को बड़े दिमाग से किया करते थे। तो जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोला तो इन्होंने कश्मीर से हमला ना करके इन्होंने पंजाब की सीमा से हमला करा पाकिस्तान में। और जब पंजाब की सीमा से इन्होंने हमला करना शुरू किया तो लड़ते लड़ते भारत की सेना कब लाहौर तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई पता लगा अरे हम तो लाहौर आ गए। तो इतने घमासान लड़ाई हुई, उसके अंदर भारत की विजय हासिल हुई और फिर इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के बीच में इस लड़ाई का अंत हुआ और साथ ही ताशकंद समझौता हुआ तजाकिस्तान के अंदर। और ये समझौता हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और जनरल अय्यूब खान के बीच में हुआ था, जो पाकिस्तान के थे। और साथ ही साथ इस समझौते के बाद अनफॉर्चुनेटली एक अचानक से जो लाल बहादुर शास्त्री जी की वहाँ पे डेथ भी हो गई थी, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है, समझे। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इसके
बाद जम्मू कश्मीर में अगस्त और सितंबर के महीने में पाकिस्तान में बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान ने बड़ा हमला बोला। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला बोला। बहुत लड़ाई हुई और हिंदुस्तान की सेना लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच गई। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप में इस लड़ाई का अंत हुआ और भारत ने युद्ध विराम घोषित करके अपनी सेना को वापस बुला लिया और ये 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस हस्ताक्षर के बीच में समझौता जो हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जी और जनरल अय्यूब खान के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का टॉपिक फिनिश हो गया। पाकिस्तान के अंदर क्या सहयोग है, क्या युद्ध है और क्या था वो हमने जान लिया और आप अब की क्या सिचुएशन चल रही है वो भी जानते हो। जैसे कि सबसे बड़ी हमारी सिचुएशन क्या होती है, चाइना से और पाकिस्तान से सीमा विवाद होती है और कुछ टेररिज्म होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हमारे जो संबंध है वो खराब ही है लगभग। तो यहाँ तक हमने पाकिस्तान का टॉपिक समझा। अब हम जानते हैं बांग्लादेश 1971 के अंदर किस तरीके से आज़ाद हुआ, क्या रोल रहा भारत का और क्या हमारे उसके संबंध रहे, तो फटाफट से वो कवर करते हैं। फिर बात करेंगे भारत की परमाणु नीति। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बांग्लादेश युद्ध और शांति 1971। तो मैं आपको बताऊं कि आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं वो पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद ये तो फैसला आ गया था कि पाकिस्तान बनेगा भारत के विभाजन से, और ये भी फैसला आ गया था जो पाकिस्तान बनाया जा रहा है ये मुसलमानों के आधार पर बनाया जा रहा है। बट ये फैसला नहीं आ पाया था और ना ही ये डिसाइड हो पा रहा था कि पाकिस्तान को कौन सा क्षेत्र दिया जाए। तो बाद में जाके सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ये एक तरह से अमेंडमेंट आया हमारे पास कि जहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है उस जगह को पाकिस्तान घोषित किया जाए। तो पूरे भारत के अंदर दो जगह पर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा मुसलमानों की थी, एक थी पश्चिम में और एक थी पूरब में। तो पश्चिम के अंदर जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे तो वहाँ पे पाकिस्तान बनाया गया, पश्चिमी पाकिस्तान, और यहीं पर एक और टुकड़ा बनाया गया, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, जो छोटा था अकॉर्डिंग टू पश्चिमी पाकिस्तान की। अब जब ये फैसला हो गया तो इसके बाद एक सड़क की मांग हुई जो ही बिल्कुल ही मना कर दी गई थी, क्योंकि उससे ये था कि भारत के टूटने के अंदाज़ा ज़्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान के नेता ये कह रहे थे कि भाई हम ट्रांजिशंस कैसे करेंगे आपस में एक दूसरे के देशों के बीच में, तो हम क्या करेंगे पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी पाकिस्तान के बीच में हमें एक सड़क चाहिए। उस सड़क के आदेश को और उसकी मांग को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया कि भैया तुम्हें पाकिस्तान मिल रहा है, इसमें चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा काम मत करो इन सब चीज़ों में। तो यहाँ से जब ये चीज़ हो गई तो ज़्यादातर क्या था कि बड़े बड़े नेता पश्चिम में रहते थे, बड़े वाले हिस्से के अंदर सारी डेवलपमेंट वहीं हो जाया करती थी, नेता जो जीतता था वो वहीं का माना जाता था। मतलब कोई भी डेवलपिंग प्रोसेस इतनी दूर तक यहाँ पर आ ही नहीं पाता था, क्योंकि इसके बीच में भारत है बहुत बड़ा, और यहाँ तक कि कोई सब्सिडीज़ है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी नेता के द्वारा काम किया जाना है वो सब पश्चिम के अंदर रुक जाया करता था, पूर्व तक नहीं आता था। तो यहाँ पर लोगों की मांग शुरू हुई कि भाई जब तुम हमारा विकास ही नहीं कर रहे, कोई डेवलपिंग प्रोसेस यहाँ चला ही नहीं रहे, तो हमें अलग कर दो, हम अपना विकास खुद कर लेंगे। तो एक दशक ऐसा आया कि यहाँ पर चुनाव हुए। जब पहले आम चुनाव हुए तो इनको नोट्स समझते हैं। देखिए, तो 1971 में पाकिस्तान के सामने एक अंदरूनी संकट आ गया था। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। इसका मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान से विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान से जोरदार जीत हासिल करी। अब जब उन्होंने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान से एक भारी पार्टी जीत हासिल कर रही है जो कि अब हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी बैठने के लायक हो गई, तो इसका पूर्ण रूप से विरोध किया पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने और कहा कि हम इस चुनाव को ही नहीं मानते, और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। और पूरी पाकिस्तान के लोग जिनके मन में थोड़ा संघर्ष आता जा रहा था उनके ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया कि चुपचाप बैठे रहो। तो जब उनके ऊपर जुल्म ढाना शुरू किया तो वहाँ की जनता ने ये अपने मन में जज्बा बना लिया कि हम अब संघर्ष करेंगे इनके खिलाफ, अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करवाने के लिए। क्यों था ये सारी वजह क्या थी? वो इतनी बड़ी वजह ये थी कि इन दोनों के बीच में भारत का बहुत बड़ा विस्तार है और साथ ही साथ ज़्यादातर नेता, बड़े बड़े लोग सब पश्चिमी पाकिस्तान में रहते थे, तो वहाँ के ही चुनाव को मानते थे, वहीं डेवलपिंग प्रोसेस हो जाया करते थे और इवन सारी कंडीशंस वहीं पर अप्लाई होती थी, यहाँ तक कुछ ही नहीं आ पाता था। तो जब ये सारी ट्रांजिशंस थी तो इसके बाद एक आम चुनाव हुआ 1971 के अंदर, और बेसिकली जब पहला आम चुनाव हुआ तो दो पार्टी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पश्चिमी पाकिस्तान जीत हासिल करी भारी बहुमत से, और यहीं पर जो पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे उन्होंने भारी बहुमत से, यानी कि शेख मुजीब और
जुल्फिकार अली भुट्टो को ही पीछे छोड़ दिया और भारी जीत हासिल करी। जब ये उन्होंने देखा भाई पूरी पाकिस्तान का बंदा इतनी ऊंची जीत हासिल करी है जिसने हमें पीछे छोड़ दिया, तो अब तो ये हमसे ज़्यादा पावर में आ जाएंगे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया और वहाँ के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों ने एक फैसला कर लिया कि हम मुक्त कराने के लिए संघर्ष करेंगे। अब इसी के बीच भारत को सबसे बड़ी समस्या देखने की पड़ी। मैंने आपको बताया कि भारत हमेशा सबकी मदद करता हुआ आया है। भारत ने पहले मदद करी तिब्बत की। तिब्बत के दलाई लामा जो थे, धार्मिक नेता थे, वो भारत की तरफ विस्थापन कर गए थे अपनी परेशानियों को चलते, क्योंकि उनके ऊपर चीन ने हमला कर दिया था। तो जब दलाई लामा हमारे पास आ गए तो हमारे ऊपर शक हो गया चीन का, तो हमने चीन से लड़ाई लड़ ली 1962 के अंदर। 1962 के अंदर वो लड़ाई हो गई, 1966 के अंदर पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, अब 1971 में बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़ाई होगी। कैसे? जब यहाँ पर ये सब चीज़ें हुई तो बांग्लादेश से करीबन लाखों की जनसंख्या के अंदर भारत पर विस्थापन हुआ। भारत के अंदर लोग रहने के लिए आ गए, अपनी सर छुपाने के लिए आ गए, वहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम नोट्सों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा तो उसको नोट्सों से समझते हैं कि 1971 में पाकिस्तान के अंदर इस समस्याओं को चलकर, इन परेशानियों के चलते हुए, संघर्ष के चलते हुए भारत ने लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ झेला, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई होने की वजह से वहाँ के लोग भारत के पास के इलाकों में रहने आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार ने, यानी कि हेनरी किसिंजर ने 1971 के अंदर जुलाई में पाकिस्तान से होते हुए गुपचुप तरीके से चीन का दौरा किया। जब भारत ने देखा अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की धुरी बन रही है और ये तीनों प्लानिंग करके भारत के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, तो इस समस्या को देखते हुए भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति व मित्रता की 20 वर्षीय संधि की। संधि में इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत के अंदर सोवियत संघ भारत की मदद करेगा और हर तरीके से भारत का साथ देगा। तो ये हमारा नोट्सों के माध्यम समझा कि 1971 के अंदर जो पाकिस्तान का संघर्ष चला था उसके अंदर भी भारत ने कितनी समस्याओं को झेला। 1971 में भारत पाकिस्तान में पूर्वव्यापी युद्ध छिड़ गया और 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने पूर्ण रूप से ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। ढाका क्या मतलब? ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, तो उसको चारों तरफ से घेर लिया और इसी बीच पाकिस्तान को अपना आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश का उदय हो गया और भारत ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया जहां तक वो जीत गई थी। फिर 3 जुलाई इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ और उस पर हस्ताक्षर हुए और इससे अमन की बहाली हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक था बांग्लादेश का। अब हम ये जानते हैं कि भारत की परमाणु नीति क्या है। तो भारत की परमाणु नीति क्या है भाई? पहली आती सुरक्षा व आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का निर्माण और उनका यूज। ठीक है, दूसरा परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, कभी भी लड़ाई हो जाए तो उसका हम पहला प्रयोग नहीं करेंगे, पहले हम शांतिपूर्ण विवादों का हल करना सोचेंगे और बाद में हम अपना लास्ट ऑप्शन रखेंगे लड़ाइयों का। ठीक है, तीसरा एनपीटी व सीटीबीटी भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध, यानी कि हमने कहा कि जो एनपीटी व सीटीबीटी थ्योरम निकाली गई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों का भला था, तो उसको हमने विरोध किया और उससे विरोध करने के बाद हमने अपने आप को परमाणु शक्ति बनाया। अगर हम उन पर हस्ताक्षर कर देते तो हम परमाणु शक्ति कभी नहीं बन पाते। तो यहाँ पर ऐसी भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध किया गया, विवादों का शांतिपूर्ण हल किया जाए, यही हमारा प्रथम प्रयोग रहेगा। तो ये भारत की परमाणु नीतियाँ हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। आज की इस क्लास में हमने फिनिश कर दिया अपने इस चैप्टर को और यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, लास्ट टॉपिक था। कहीं कोई किसी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो अब आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी और अदरवाइज इससे पहले वाले कई चैप्टर्स को अगर आपने पढ़ना है बहुत इफेक्टिव एंड ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि सभी क्लासेस बड़ी स्पेसिफिक एंड सीक्वेंस के साथ अपलोडेड है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।